नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। आज हम समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, है ना? समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। तो हमको कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रफल जाननी है। इसमें सबसे पहले आता है वर्ग का। वर्ग मैंने आपको बताया था, है ना? वर्ग कैसे होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है ना? तो इसका क्षेत्रफल, है ना? सभी भुजाओं की लंबाई अगर हमको a दिया गया है, ठीक है? सभी भुजाओं की लंबाई हमको a अगर दिया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा गुणित भुजा, यानी a गुणित a, यानी हम इसको a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है? अगर हमको भुजा दिया है तो a का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर हमको वर्ग का विकर्ण की लंबाई हमको दी गई है, विकर्ण मतलब AC या BD का मान यदि हमको दिया गया है, उस कंडीशन में इसका विकर्ण होता है हमेशा वर्गमूल 2a। अगर इसकी लंबाई दिया गया है तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? विकर्ण का वर्ग बटे 2। कैसे निकालेंगे? विकर्ण का वर्ग बटे 2, ठीक है? चलिएगा, इसके बाद यदि हमको परिमाप पूछा गया है, वर्ग का परिमाप, तो इसका वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, है ना? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणित भुजा, यहाँ पे a क्या है? वर्ग की भुजा है, ठीक है? हाँ, इसके बाद आता है हमारा, अगर ये जो वर्ग है वृत्त के अंदर में बन रहा है, तब उस कंडीशन में उस वृत्त की, है ना, उस वृत्त की अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी r का वैल्यू हो जाएगा हमारा भुजा बटे 2, यानी वर्ग की जो भुजा रहेगी, भुजा की लंबाई रहेगी, उसका बटे 2 हो जाएगा, ठीक है? वर्ग की भुजा की लंबाई बटे 2 हो जाएगा। और यदि हमको उसका परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, कैपिटल R की वैल्यू, तो ये हो जाएगा विकर्ण बटे 2, ठीक है? क्या हो जाएगा? विकर्ण बटे 2। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगर इस तरीके से डायग्राम आपको दे दिया जाता है परीक्षा में, या इस तरीके से आपको पूछा जाता है, तो ऐसा बनेगा, ठीक है? कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। जब हम भुजा को n गुना करते हैं, ठीक है? जब हम भुजा को n गुना करते हैं, तो विकर्ण व परिमाप भी कैसे हो जाता है? n गुना हो जाता है। लेकिन जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे होता है? n स्क्वायर गुना हो जाता है, ठीक है? वर्ग के कंडीशन में जब हम भुजा को n गुना करते हैं, तो विकर्ण और परिमाप भी n गुना हो जाते हैं, लेकिन जो क्षेत्रफल होता है वो n स्क्वायर गुना होता है। तो याद रखिएगा पॉइंट को। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है दूसरा हमारा आयत, रेक्टेंगल, ठीक है? आप सभी जानते होंगे आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मान लेते हैं कि इस भुजा की लंबाई l है, तो इसके सामने वाला भी l होगा। इस भुजा की लंबाई अगर b है, तो सामने वाला भी क्या होगा? b होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? आयत का लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी l गुणित b हो जाएगा, है ना? और इसका परिमाप कैसे होता है? परिमाप यानी सभी भुजाओं का योग। तो l और l, b और b, है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है? इसका विकर्ण हम कैसे निकालते हैं? विकर्ण यानी AC या BD की लंबाई, है ना? विकर्ण कैसे निकालते हैं? अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? इस आयत का विकर्ण जो है निकाला जाता है, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पे, यदि प्रतिशत में हमको क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव पूछे, है ना, मतलब प्रतिशत वृद्धि हो रही है, प्रतिशत कमी हो रही है, या लंबाई में इतना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, इतना प्रतिशत की कमी हो रही है, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना? इस तरीके से अगर आता है, उस कंडीशन में हो जाएगा, मतलब जितनी उसकी लंबाई में वृद्धि या कमी होगी, या जितनी उसकी चौड़ाई में वृद्धि या कमी होगी, वो कैसे होगा? जिनके जितना उसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी होगी, उनके गुणनफल बटे 100 हो जाएगा। इसको हम और प्रश्नों के माध्यम से आगे समझेंगे। चलिएगा,
जब एक ही प्रतिशत दिया गया हो तथा कमी प्रतिशत दे करके वृद्धि प्रतिशत पूछे या वृद्धि प्रतिशत दे करके कमी प्रतिशत पूछे, तो हमको कैसे निकालना है? देखो, एक ही परसेंट हमको दिया गया होगा और हमको कमी प्रतिशत दे करके वृद्धि को पूछता है या वृद्धि को दे करके कमी को पूछता है। तो उस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना? जो भी यहाँ पे वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, तो हम करेंगे x बटे 100 प्लस माइनस एक्स। एक्स यहाँ पे क्या रहेगा? जो भी प्रतिशत कमी या वृद्धि दी जाएगी वो रहेगा। तो इसका हम यदि यूज करते हैं तो डायरेक्ट हमारा दूसरा निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद पॉइंट आता है हमारा, यदि विकर्ण दिया गया हो, है ना, और लंबाई प्लस चौड़ाई का मान दिया गया हो। विकर्ण मतलब विकर्ण की लंबाई, है ना, AC या BD का मान अगर हमको दिया गया हो और साथ में लंबाई प्लस चौड़ाई का मान दिया गया हो, तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। जहाँ पे एक्स क्या है हमारा, जो लंबाई प्लस चौड़ाई है उनका योग हो जाएगा, एक्स की वैल्यू, और वाई हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। वाई हमारा क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? लंबाई प्लस चौड़ाई का मान, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न इस पर आधारित जो है अपन कर लेते हैं। देखिए, हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर पहला, एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है ना? एक कमरे की लंबाई क्या है? इसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 648 वर्ग मीटर है तो कमरे की लंबाई कितनी होगी, है ना? चलिए सरल करते हैं, बहुत ही इजी है। हमको लंबाई और चौड़ाई, है ना, ये हमको दिया गया है किसी कमरे की। क्या बोला गया है? इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई की दुगनी लंबाई है। तो यदि मैं चौड़ाई को x मान लेता हूँ तो लंबाई इसकी दुगनी यानी 2x हो जाएगा, ठीक है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 648 वर्ग मीटर है, फर्श का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल कैसे होगा? फर्श है तो ये आयत होगा, तो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। इसका मान हमको कितना दिया गया है? 648। अब लंबाई का मान यहाँ पे 2x हो जाएगा और चौड़ाई का मान x हो जाएगा, बराबर 648 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर बराबर 648। 2 को उधर पक्षांतर करेंगे, इधर गुणा में है तो उधर भाग हो जाएगा, मतलब भाग कर दीजिए। 2 तिया 6, 2 दूने 4 और 2 चौक 8। 324 किसका होता है? स्क्वायर। तो x बराबर कितना होता है? 18 का। तो ये हो जाएगा 18 मीटर, ठीक है, 18 मीटर हो जाएगा। हमको क्या पूछा है? तो कमरे की लंबाई कितनी है ना। तो x बराबर 18 हो गया, मतलब चौड़ाई इसकी कितनी आ गई? 18 हो गई। तो लंबाई कितनी आ जाएगी? 18 गुणित 2 कर दीजिए, यानी 18 दूनी 36 हो जाएगा। हमको क्या पूछा था? कमरे की लंबाई कितनी है, लंबाई यानी क्या हो जाएगा? 36 मीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही इजी आता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक आयताकार प्लॉट जिसकी माप 90 मीटर गुणित 50 मीटर है को तार की बाड़ से घेरा जाना है, ठीक है। एक आयताकार प्लॉट दिया है जिसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो कैसी है? 90 मीटर और 50 मीटर है ना भाई। इसको हमको क्या करना है? एक तार की बाड़ से घेरना है, मतलब ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ है इस पूरे क्षेत्रफल में हमको क्या लगाना है? एक तार जो है लगानी है, एक तार जो है बिछानी है ना। तो फिर क्या बोला है? अगर बाड़ के खंभे को 5 मीटर की दूरी पर रखा जाए, ठीक है, तो कितने खंभों की जरूरत पड़ेगी या कितने खंभों की जरूरत होगी? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक बना लेते हैं आयताकार प्लॉट। ये हो जाएगा आपका 90 मीटर गुणित 50 मीटर का, ठीक है। ये हो गया हमारा आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई हमारी दी गई है 90 मीटर और चौड़ाई दी गई है 50 मीटर, ठीक है। तो इस पूरे का क्षेत्रफल हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा, यानी 9 × 45।
450, 4500 हो जाएगा, है ना। 9×5 = 45, 4500 इसका वर्ग मीटर क्या हो जाएगा, इस पूरे आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब तार की बाड़ से घेरा जाना है, पूरे इसको क्या करना है, तार की बाड़ से जो है घेरा जाना है, ठीक है। मतलब क्या करना है, इस पूरे में इस तरीके से ऐसे पूरे इस परिमाप में ऐसे बोल सकते हैं अपन, है ना। घेरना है मतलब उसका जो भी परिमाप होगा, बाह्य एरिया होगा, उस पे अपन घेरेंगे। तो ऐसे अपने को क्या करना है, इसको घेरा जाना है ना भाई, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे इसमें, अगर बाढ़ के खंभे को 5 मीटर की दूरी पर रखा जाए, मतलब यहाँ पे एक खंभा लगाए, फिर 5 मीटर की दूरी पर यहाँ लगाए, फिर यहाँ लगाए, फिर यहाँ लगाए, फिर यहाँ लगाए, तो इसी को बोला है कि कितने खंभों की जो है आवश्यकता पड़ेगी, है ना, कितने खंभों की आवश्यकता पड़ेगी, नंबर ऑफ जो है, जो खंभे हैं वो अपने को निकालनी है, कितने खंभों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या जानना है, इसका परिमाप जानना होगा, ठीक है। उसके लिए हमको सबसे पहले इसका परिमाप जानना होगा। आयताकार प्लॉट का, आयताकार प्लॉट का परिमाप, ठीक है। इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 2 × L + B, ठीक है। यही होता है आयताकार का परिमाप हमारा, तो 2 × 90 + 50, यानी कितना हो जाएगा, 2 × 9 = 5 = 14, 140 हो जाएगा, यानी 14 × 2 = 14 दूनी 28, 280 मीटर क्या हो जाएगा इसका पूरे का परिमाप। तथा खंभों की संख्या, खंभों की संख्या, देखिए, अब हम हमारा टोटल कितना है, 280 मीटर है, जिस पे अपने को लगानी है, और 55 मीटर में एक एक खंभा रखना है, बटे 5 कर दीजिए। तो 5 करेंगे तो यहाँ से 5×5 = 25, 5×6 = 30, है ना। टोटल कितने खंभों की जरूरत पड़ेगी, 56, है ना भाई। परिमाप में अपन कितनी कितनी दूरी पर लगाना है वो खंभों, है ना, उस खंभे की लंबाई को अपन भाग कर दिए तो हमारा कितना खंभा लगाना है वो जो है मिल जाएगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 56 खंभों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 8 देखिए आपका सेम है ना भाई। एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई गई, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल उतना ही रहे, है ना। कितने प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल उतना ही रहे, ठीक है। देखिएगा कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने ये बताया था आप लोग को, है ना। जब एक ही प्रतिशत दिया जाए तथा प्रतिशत तथा कमी प्रतिशत दे करके वृद्धि पूछे या वृद्धि दे करके कमी पूछे, है ना। तो इसमें हमको बोला गया है कि आयत की लंबाई 60% बढ़ाई जाए और उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए, है ना, कि जो है उसका क्षेत्रफल उतना ही रहे, ठीक है। तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला, है ना भाई। 1% दे करके दूसरा जो है पूछा गया है, ठीक है। मतलब प्रतिशत कमी दे करके वृद्धि पूछे या वृद्धि दे करके प्रतिशत पूछे। हमको 60% दिया गया है और उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए ऐसे पूछा है ना। तो हम ये वाला यूज करेंगे, चलिएगा x/100 ± x गुणित 100%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए कितना दिया है अपने को, 60 दिया है ना भाई। कितना दिया है अपने को, 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 बटे x बटे था हमारा, है ना, क्या था फॉर्मूला, x/100 ± x गुणित 100%, है। तो अपन क्या करेंगे, 60/100 ± x, है ना। तो यहाँ पे 60% बढ़ाई जाए बोला है, बढ़ाई जाए बोला है मतलब प्लस रहेगा, है ना, 60 हो जाएगा, गुणित 100%, गुणित क्या हो जाएगा, 100%। अब इसको सरल कर दीजिएगा, सरल करेंगे तो
यहाँ से ये हो जाएगा 60/160 गुणित 100%, है ना। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 2 से 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, है ना। फिर यहाँ से 4 से कटा देंगे, 4 से 25 बार में 25 चौक 100 और 4 दूनी 8। यहाँ से ये हो जाएगा 25 तिया 75/2 और 75/2 कितना होता है 37.1/2%, है ना भाई। देख लीजिए कौन सा आ रहा है, आपका ए ऑप्शन आ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरीके से सरल करेंगे, ठीक है। अगर आपको एक चीज बोला गया है कि लंबाई इतना प्रतिशत बढ़ती है, मतलब अगर प्रतिशत बढ़ा हुआ दिया गया है और कम वाला पूछा जाए, अगर कम वाला दिया गया है बढ़ा वाला पूछा जाए, मतलब एक वैल्यू दिया गया है दूसरा वैल्यू पूछा जाए, तो उस कंडीशन में आपको ये वाला ट्रिक जो है यूज करना है। डायरेक्ट ट्रिक है ये, आपका इससे जो है आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आयताकार विकर्ण है ना, अगर हमको विकर्ण दिया गया है और उसका परिमाप दिया गया है ना। परिमाप यानी, देखो परिमाप यानी क्या होता है, 2 × L + B, ठीक है, ये होता है हमारा परिमाप। कितना दिया गया है यहाँ से 46 मीटर, तो यहाँ से L + B क्या हो जाएगा, L + B क्या हो जाएगा, 23 दूनी 46, तो 23 हो जाएगा। मैंने बताया था कि अगर आपको L + B, ठीक है, यानी x का मान अगर आपको दिया गया है और साथ में y का मान आपको दिया गया है, उस कंडीशन में हमारा जो क्षेत्रफल है ना, हमारा जो क्षेत्रफल है उस आयताकार खेत का, वो कैसे निकलेगा, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बटे 2, ठीक है। अगर x और y की वैल्यू दी गई है इस तरीके से, जहाँ पे x हमारा लंबाई प्लस चौड़ाई है और y क्या है, विकर्ण की लंबाई है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको क्षेत्रफल के लिए लगानी है ना भाई। चलिए लगा देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आयताकार आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल तो हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अभी हम लोग निकाल लिए हैं 23, हो जाएगा 23 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, y की वैल्यू देखिए कितना है, y की वैल्यू है हमारा विकर्ण, है ना। y की वैल्यू यानी विकर्ण हमको कितना दिया है, 17 मीटर दिया है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर पूरे का बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 23 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 23 का स्क्वायर हमारा होता है 529, ठीक है। 23 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 529, और 17 का स्क्वायर हमारा आप सभी जानते हैं 289 होता है, पूरे का बटे क्या है 2 है, पूरे का बटे 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब क्या करेंगे, 529 में हम 289 को घटा देंगे, 529 में 289 को घटा देंगे, तो देख लीजिए घटाएंगे कितना आएगा हमारा, 240 आ रहा है, बटे क्या है 2 है, बटे 2 कर दीजिए, इसको करेंगे भाग तो 120 आएगा, ठीक है। तो एक कम दो, दो दूनी 4, दो शून्यम शून्य, 120 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बनाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका दिया हुआ है त्रिभुज के बारे में, है ना। त्रिभुज के बारे में सबसे पहले, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमको उस त्रिभुज का आधार और उसकी ऊंचाई अगर दिया गया है, उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। अगर आधार और ऊंचाई के कंडीशन में हो तो इसका परिमाप हो जाएगा हमारा भुजाओं का योग, प्रत्येक जो भुजा रहेगी त्रिभुज की, भुजाओं की जो लंबाई रहेगी उनका योग क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा त्रिभुज आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हमको क्या क्या चीजें दी जाती है, लंब, कर्ण और आधार, है ना।
मतलब ऊंचाई, लंब यानी ऊंचाई हो जाएगी, तो ऊंचाई दी जाती है और आधार भी रहता है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुणित आधार गुणित लंब या ऊंचाई, है ना। इसका परिमाप कैसे हो जाएगा, लंब का लंबाई, आधार का लंबाई और कर्ण की लंबाई, ठीक है। और तीसरा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी हमारा यूज होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, है ना। त्रिभुज समकोण तो है लेकिन साथ में क्या है, समद्विबाहु है, मतलब दो भुजाएं क्या है, इसके बराबर है। तो बाकी सारे नियम सेम रहेंगे, बस ये और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसका जो कर्ण का मान होता है वो हमेशा कितना होता है, √2x होता है, ठीक है। तो बाद आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, प्रत्येक भुजाएं समान होती है, प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, √3/4 a²। का परिमाप हम कैसे निकालते हैं, सभी भुजाओं का योग यानी 3a। इसकी ऊंचाई हम कैसे निकालते हैं, √3/2a, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये सब फॉर्मूले हैं, आपको जो है याद रखनी है। चलिएगा आगे देखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं जो है समान रहेंगी, है ना। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है और ये जो है अलग है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा b/4, अंडर रूट में 4a² - b²। तो परिमाप हो जाएगा 2a + b, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1/2 अंडर रूट में 4a² - b², ठीक है। इसके बाद आता है विषम बाहु त्रिभुज, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं जो है अलग अलग हो। तो इसके लिए हम क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो हेरो का सूत्र जो है यूज करते हैं, ठीक है। हेरोस फॉर्मूला जो है यूज करते हैं, क्या होता है, अंडर रूट में s - a इंटू s - b इंटू s - c। यहाँ पे s क्या है ना, जहाँ पे परिमाप परिमाप होता है 2s बराबर a + b + c। यहाँ पे s क्या है, अर्ध परिमाप है, मतलब a + b + c/2। मतलब क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको क्या निकालना है, अर्ध परिमाप निकालना है। और वो कैसे निकालेंगे, जो भी भुजाओं की लंबाई दी गई है उनको जोड़ेंगे और भाग 2 कर देंगे, तो हमारा s की वैल्यू यानी अर्ध परिमाप निकल जाएगा। उस अर्ध परिमाप को इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज का हमारा क्षेत्रफल कैसे होता है, आधार गुणित ऊंचाई, है ना। हमको आधार दिया जाएगा b की वैल्यू और ऊंचाई दी जाएगी, तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आधार गुणित ऊंचाई। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणित सम्मुख भुजाओं का योग, है ना। सम्मुख भुजाएं जैसे a और b है, तो 2 गुणित क्या हो जाएगा, a + b हो जाएगा। कंडीशन है इसमें, जब a व b के साथ विकर्ण दिया गया हो तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके 2 से गुणा करते हैं, है ना। मतलब इस तरीके से अगर विकर्ण हमारा दिया गया है तब हम उसको कैसे करते हैं, ए और बी के साथ में विकर्ण दे तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, साथ में अपन क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये वाला हमारा ऊंचाई हो जाएगा और ये वाला हमारा आधार हो जाएगा, है ना। तो आधार गुणित ऊंचाई करेंगे, गुणित क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो हमारा निकल करके आ जाता है उसका क्षेत्रफल, मतलब वही आ जाएगा कुल मिला करके, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित आधार a गुणित ऊंचाई h और गुणित और 2 कर देंगे, गुणित 2 करेंगे तो ये 2 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, आधार गुणित ऊंचाई बच जाएगा। और यही तो होता है हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। तो कुल मिला के घुमा फिरा करके इस तरीके से आ जाता है। तो हमको यदि a और b के साथ में अगर विकर्ण का लंबाई जो है दिया गया है तो इस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। चलिएगा उसके बाद देखते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की लंबवत ऊंचाई, ठीक है। इस तरीके से परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल। परिमाप यानी सबको जोड़ देंगे अपन भुजाओं की लंबाई को, तो उसका परिमाप निकल करके आ जाता है। इसके बाद देखते हैं समचतुर्भुज।
समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती है ना, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल, है ना, 1/2 गुणित विकर्ण D1 और D2 इन दोनों का क्या गुणनफल। ठीक है, और इसका परिमाप कैसे हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा सभी भुजाओं का योग, यानी a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 बार, तो ये हो जाएगा 4a। ठीक है, अगर भुजा की लंबाई अपने को निकालनी है, यदि हमको विकर्ण दिया गया हो और हमको भुजा की लंबाई जो है निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणित अंडर रूट में विकर्ण के वर्गों का योग, यानी D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए, इसको आपको याद रखना है। त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, है ना। कुछ कुछ चीजें जो आपके सिलेबस में नहीं थी वो भी मैंने बता दिया, तो बिल्कुल आप सभी को जो है याद रखिएगा और इसी पर आधारित जो है प्रश्न जो है बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्षेत्रफल के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न, है ना। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, ये चीजें आपकी पूछी जाती है। एक दो प्रश्न करते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन को कल से देखेंगे, है ना। चलिएगा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिया गया है, दो समरूप त्रिभुजों, ये सारे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सब आए हुए हैं, ठीक है, आपके टेट वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। शिक्षक भर्ती तो एक ही बार हुआ है, ठीक है, तो उसका भी अगर कोई क्वेश्चन आया होगा तो उसको भी कराएंगे अपन। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज हमको दिया गया है, ए बी सी एक त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज हमको दिया गया है पी क्यू आर। ठीक है, समरूप दोनों जो है कैसे हैं, समरूप है, मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। अब जब समरूप होता है तो उसकी जो भुजाओं की लंबाइयां होती है वो क्या होती है, उसका अनुपात जो है बराबर होता है। मतलब पहले त्रिभुज का ए बी दूसरे के पी क्यू, ठीक है, इसके बराबर होता है क्या, ए सी बटे पी आर। ठीक है, बराबर क्या होता है, बी सी बटे क्यू आर। ठीक है, इस तरीके से कंडीशन हमारा अप्लाई होता है। ठीक है, अगर ए बी बटे पी क्यू, क्वेश्चन में क्या बोला है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है ना, इसकी भुजाओं का अनुपात क्या है, 4:9 है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, भुजाओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बोला है। ठीक है, तो यदि इसका हम यदि वर्ग कर दें, तो इसका वर्ग हमारा क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसका वर्ग क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, यदि इसका वर्ग कर देते हैं हम तो ये कैसे हो जाता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब हमको ए बी बटे पी क्यू का मान हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4/9। ये हो जाएगा 4/9 का वर्ग, है ना भाई, 4/9 का वर्ग। अब 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, और 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। अतः इनके क्षेत्रफलों के बीच अनुपात क्या हो जाएगा, 16:81 हो जाएगा। ठीक है, 16 अनुपात क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है बनाएंगे अपन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आगे क्वेश्चंस और अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल से अपन फिर से जो है पर चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, है ना, ये खत्म जैसे ही होते हैं। ठीक है, अभी 1 तारीख से अपने को साइंस का क्लास भी स्टार्ट करना है, तो आ, आज कोशिश करेंगे कि शेड्यूल आपको जारी कर दे। ठीक है, तो चलिएगा, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए क्लास के साथ। ठीक है, ओके, सभी को गुड नाइट।